स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट क्लासेस शहडोल में। आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तर मौर्य साम्राज्य से ही संबंधित है, क्योंकि अभी हमने पिछले वीडियो में 3 राजवंश जो विदेशी राजवंश थे तो 3 वंश के बारे में पढ़ा है, जिनमें पहला था इंडो ग्रीक, दूसरा था शक सिथियन वंश, तीसरा था पार्थियन वंश। आज का जो टॉपिक है हमारा वो कुषाण वंश से संबंधित है। आज हम पढ़ेंगे कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश कहां से आए? तो ये मध्य एशिया के खानाबदोश युची जनजाति से संबंधित है। पार्थियन और शक मथुरा में शासन कर रहे थे और इन्हीं को कुषाणों द्वारा क्या किया गया? प्रतिस्थापित किया गया। इन्होंने उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया कुषाण शासन के अधीन आ गए, जो कि ओक्सस नदी से लेकर गंगा नदी तक उनका पूरा का पूरा साम्राज्य फैल गया। बात करें हम इनकी राजधानी की, तो इनकी राजधानी थी पुरुषपुरा। इनकी राजधानी पुरुषपुरा थी, जिसे वर्तमान में पेशावर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान जो पेशावर का क्षेत्र है पहले वो पुरुषपुरा कहलाता था। और इनकी जो दूसरी राजधानी थी, दूसरी राजधानी का नाम था मथुरा। तो दूसरी राजधानी इनकी मथुरा रही। इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक का नाम था कुजला कड़फिसेस। याद रखिएगा, कुषाण वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है कुजला कड़फिसेस। कुजला कड़फिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की। इन्होंने काबुल और कश्मीर पर विजय प्राप्त की थी। रोमन व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए रोमन ओरई सिक्के, कौन से? रोमन ओरई सिक्के इन्होंने ढलवाए थे। ठीक है, और ये जो सिक्के रहे हैं ये सिक्के थे तांबे के बने हुए। रोमन ओरई सिक्के क्या थे? तांबे के बने हुए थे। ठीक है, रोमन दिनारिया सिक्का, जो कि बाद में विम कड़फिसेस के शासनकाल के दौरान जो है चलाए गए और उनको बड़ी संख्या में ढाले गए थे। कौन से? रोमन दिनारिया। रोमन दिनारिया विम कड़फिसेस कुषाण वंश के शासक थे, जिनका नाम था विम कड़फिसेस। उन्होंने रोमन दिनारिया सिक्के जो है ढलवाए, और ये जो सिक्के थे ये सोने के थे। तो सिक्के किसके थे? रोमन दिनारिया, ये थे सोने के सिक्के। और सोने के सिक्के जारी करने वाले जो विम कड़फिसेस थे ये कौन थे? ये पहले शासक थे जिन्होंने पहली बार सोने के सिक्के क्या किए हैं? अस्तित्व में लाया इन्होंने, और सोने के सिक्के जारी किए। ये जो थे ये पशुपत शैव धर्म के अनुयायी थे। मैं बात करूं विम कड़फिसेस की, तो किसके थे? ये पशुपत शैव धर्म के अनुयायी थे। और इनके सिक्कों पर त्रिशूल, बैल, शिव और महेश्वर उपाधि जैसे शैव प्रतीक पाए गए हैं। तो कौन कौन से पाए गए हैं? त्रिशूल, बैल, शिव और महेश्वर ये क्या पाए गए हैं? प्रतीक पाए गए हैं। ठीक है, इस वंश का जो सबसे बड़ा शासक था उसका नाम था कनिष्क। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था उसका नाम कनिष्क था। इसने मथुरा, पाटलिपुत्र और संपूर्ण गंगा यमुना दोआ पर इसने क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। और चीनी शासकों के साथ इनका हमेशा संघर्ष रहा। इनके सैन्य जनरल पंचाओं ने उन्हें क्या किया था? हरा दिया था। बात कर रहे हैं हम कनिष्क की। किसकी? कनिष्क की। कनिष्क इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, और इसको किसने हराया था? तो इसी के सैन्य जनरल पंचाओं ने क्या किया? इन्हें हरा दिया। किसे हरा दिया? तो चीनी शासकों को हरा दिया। क्लियर है? इनके शीर्षक देवपुत्र चीनी प्रभाव में और कैसर रोमन सीजर के बाद प्रतिरोध किया गया था। इन्होंने महायान बौद्ध धर्म का संरक्षण किया है और बौद्ध प्रतीक, हिंदू और ग्रीक देवता इनके सिक्कों पर पाए जाते हैं, वो भी एकल भाषी रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करें तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बैक्ट्रिया में कुषाण रियासत को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया था, जिसमें उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, चीनी, मध्य एशिया के कुछ हिस्से, उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र,
मथुरा और कभी कभी मथुरा से परे गंगा के मैदानों से होते हुए बिहार में भागलपुर तक ये इसमें शामिल था। इस वजह से कुषाण साम्राज्य को कभी कभी मध्य एशियाई साम्राज्य भी कहा जाता है। तो कुषाण साम्राज्य को एक और नाम दिया गया जिसे कहा गया मध्य एशियाई साम्राज्य। याद रखिएगा, कुषाण वंश को मध्य एशियाई साम्राज्य के भी नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से जो है कनिष्क ने कुषाणों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो है प्रयास किए। अब कुछ बात करते हैं जो कनिष्क से जुड़े हुए विद्वान थे, कौन कौन से विद्वान रहे हैं। तो कनिष्क से जुड़े विद्वानों में पहले थे अश्वघोष। विद्वानों की अगर बात की जाए तो विद्वानों में पहले थे अश्वघोष। अश्वघोष कौन है? तो ये चौथी बौद्ध परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे। ठीक है, चौथी बौद्ध परिषद के ये उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इन्होंने संस्कृत में अपने जो है नाटक लिखे। ये संस्कृत में लिखने वाले पहले संस्कृत नाटककार और बौद्ध विद्वान थे। इनके कार्यों में बुद्धचरित, बुद्ध की जीवनी, सौर्यपुत्र प्रकरण अर्थात सौर्यपुत्र की प्रतिज्ञा और सौंदर्य नंदन अर्थात बौद्ध धर्म में नंद का रूपांतरण। तो इन्होंने जो है ये कुछ चीजें लिखी हैं, इनके कार्य हैं। क्योंकि ये जो नाटककार थे इन्होंने बुद्धचरित, सौर्यपुत्र प्रकरण, सौंदर्य नंदन, इन्होंने क्या लिखा है? नाटक लिखे हैं। दूसरे विद्वान थे वसुमित्र। वसुमित्र की बात की जाए तो वसुमित्र जो है चौथी बौद्ध परिषद के अध्यक्ष थे और महाविभा शास्त्र के कौन है? ये रचनाकार हैं जिसमें इन्होंने सर्वस्थवादियों का सिद्धांत लिखा है। तो महाविभा शास्त्र जो इन्होंने लिखा है और ये चौथी बौद्ध परिषद के क्या रहे हैं? अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, और अश्वघोष क्या थे? चौथी बौद्ध परिषद के उपाध्यक्ष थे। याद रखिएगा, चौथी बौद्ध परिषद के उपाध्यक्ष अश्वघोष रहे हैं। और इनकी जो रचनाएं थी, इनकी रचनाओं में पहला है बुद्धचरित। पहली रचना क्या है? बुद्धचरित। दूसरी है सौर्यपुत्र प्रकरण और इनकी जो तीसरी रचना है उसका नाम है सौंदर्य नंदन। तो ये अश्वघोष के जो है 3 रचना है, बुद्धचरित, सौर्यपुत्र प्रकरण और सौंदर्य नंदन। वसुमित्र की जो रचना है उसका नाम है महाविभा शास्त्र। ये सर्वस्थवादियों के सिद्धांत पर जो है लिखी गई है। तीसरे जो विद्वान थे इनके समय पे, इनका नाम था चरक। इन्होंने चरक संहिता लिखी। भारतीय चिकित्सा का जो विश्वकोश है इसने लिखा है चरक ने। इन्होंने जो है चरक संहिता लिखी। और जो चौथे विद्वान हैं उनका नाम है नागार्जुन। चौथे विद्वान कौन है? नागार्जुन। इन्होंने सुहरुल लेखा, प्रज्ञा परमिता और मध्यमी कावड़ा लिखा है। प्रज्ञा परमिता और मध्यमी कावड़ा के रचनाकार कौन है? नागार्जुन है। तो यहाँ पर हम बात करें कनिष्क के समय पे 4 महान विद्वान हुए, जिनमें पहले अश्वघोष थे, दूसरे वसुमित्र थे, तीसरे चरक थे और चौथे नागार्जुन थे। और इन्होंने जो है बहुत सारे जो है अपने समय पर रचनाएं लिखी हैं। और ये संस्कृत के विद्वान भी थे, पाली भाषा के विद्वान भी थे। तो यहाँ पर जो है मिक्स करके यहाँ पे विद्वान रहे हैं और उन्होंने अपनी अपनी रचनाएं लिखी हैं। किसके समय रहे? ये कनिष्क के समय थे। अब हम लोग बात करेंगे कि जो कुषाण थे, कुषाण गांधार और मथुरा कला और वास्तुकला शैलियों के महान संरक्षक थे। एक कुषाण महल और ख्वारिज्मी भाषा और आरामी लिपि में विभिन्न शिलालेख, थोपरा काकला जो शिलालेख है वो मध्य एशिया में पाया गया है। जहां एक कुषाण महल और ख्वारिज्मी भाषा में और आरामी लिपि में लिखे हुए शिलालेख कहाँ पाए गए हैं?
थोपर काकला, थोपर काकला, थोपर काकला में क्या पाया गया है? शिलालेख पाया गया है जो कि मध्य एशिया क्षेत्र में स्थित है। थोपरा काकला शिलालेख मध्य एशिया में पाया गया है जो कि किससे संबंधित है? कुषाणों से संबंधित है। ठीक है, फिर बात करते हैं अफगानिस्तान के बघलान प्रांत में 1993 में एक और शिलालेख कनिष्क के शासनकाल से जुड़ा हुआ पाया गया जिसका नाम है रवातक शिलालेख। रवातक शिलालेख याद रखिएगा, रवातक शिलालेख कनिष्क के शासनकाल से संबंधित है जो कि 1993 में अफगानिस्तान के बघलान प्रांत में पाया गया। ठीक है, कौन सा शिलालेख पाया गया? रवातक शिलालेख। कहां पाया गया है? अफगानिस्तान के बघलान प्रांत में 1993 में पाया गया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेंगे कि जो शक और पार्थियन और क्षत्रप के जो सिक्के रहे हैं, इन्होंने क्या किया कि इंडो ग्रीक सिक्कों की मूल विशेषताओं का पालन किया है जिसे द्विभाषी और द्विलिपि किंवदंतियां शामिल थी। तो यहाँ पर जो इंडो ग्रीक के सिक्के रहे हैं, सेम सिक्के, मिलते जुलते सिक्के शक, पार्थियन और क्षत्रपों के सिक्कों में भी पाए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारा मेंस का टॉपिक है यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिए। तो क्वेश्चन ये बनता है कि मध्य एशिया और उत्तर भारत के बीच संपर्कों का क्या महत्व था? प्रकाश डालिए। तो मध्य एशिया और उत्तर भारत के बीच जो संपर्कों का महत्व है, पहला है व्यापार। इसको मैं ओरली बता रहा हूं, आप उसको वीडियो को रोक करके आप देख सकते हो। तो पहला महत्व है व्यापार का महत्व। अफगानिस्तान के साथ व्यापार संपर्क पहले से मौजूद था। ठीक है, लेकिन मध्य एशिया भी नए मार्गों के साथ व्यापार के लिए खुल गया। इनमें से एक मार्ग पुराने सिल्क रूट के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। कुषाणों ने रेशम मार्ग को नियंत्रित किया जो चीन से शुरू हुआ और मध्य एशिया और अफगानिस्तान और पश्चिमी एशिया से होकर के गुजरता है। यह मार्ग कुषाणों के लिए बड़ी आय का स्रोत था। इन्होंने व्यापारियों से टोल वसूला और टोल वसूलने का जो कारण था, उनको अपनी आय को बढ़ाना था, क्योंकि यही इनके आय का एक बहुत बड़ा स्रोत था। ठीक है, कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जो भी व्यापारी जाएंगे तो जिस दिन मार्गों से होकर गुजरेंगे उनको वो टैक्स वहां पर चुकाना पड़ेगा। दूसरा है प्रौद्योगिकी। घुड़सवार सेना में नए तत्व और युद्ध की तकनीकी को भारत में शक और कुषाणों द्वारा पेश किया गया था, जिनमें सबसे ज्यादा जो फायदा क्या हुआ? घुड़सवारी ने लोकप्रियता हासिल की। इन्होंने बागडोर और काठी के उपयोग को लोकप्रिय बनाया जो इस अवधि की बौद्ध मूर्तियों में दिखाई देते हैं। फिर मध्य एशियाई लोग टोपी, हेलमेट और जूते भी लाए जिनका उपयोग योद्धाओं द्वारा किया गया था। यह सैन्य तकनीकी उत्तर पश्चिम भारत में लोकप्रिय हुई। अब हम लोग बात करते हैं निर्माण। अगला जो महत्व है वो है निर्माण। निर्माण में खुदाई से उत्तरी भारत में संरचनाओं की कई परतों का पता चला। वे फर्श और छत दोनों के लिए पक्की ईंटों के उपयोग की ओर इशारा करते हैं। इस अवधि के दौरान ईंट के कुओं को भी पेश किया गया। फिर अगला महत्व है मिट्टी के बर्तन। इस अवधि के मिट्टी के बर्तन लाल बर्तन है, सादे और पॉलिश दोनों, कभी कभी मध्यम और कभी कभी महीन कपड़े के साथ। विशिष्ट बर्तन स्प्रिंकलर और स्पाउटेड चैनल में पाए गए हैं। क्लियर है? अगला है राजनीति। अब राजनीति की बात करें तो जो शक थे, शकों ने प्रशासनिक व्यवस्था में सत्राप प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रणाली के तहत पूरे साम्राज्य को एक अधीनस्थ शासक के तहत क्षत्रपों में विभाजित किया गया था। सैन्य गवर्नरशिप का अभ्यास भी यूनानियों द्वारा पेश किया गया। इन राज्यपालों को स्ट्रेटेगोस के शीर्षक से जाना जाता था। वे दो कारणों से महत्वपूर्ण थे। पहला, स्वदेशी लोगों पर शासकों की शक्ति बनाए रखने के लिए, और दूसरा, उत्तर पश्चिम से आक्रमणों को रोकने के लिए। अगला महत्व धर्म। भारतीय संस्कृति प्रतिरूप में आत्मसात करने की प्रक्रिया में विदेशियों ने भारतीय विधि और पूजा के रूपों को भी क्या किया? उन्होंने अनुकूलित किया। फिर बात करते हैं हम कला की। तो भारतीय कारीगर जो थे वो ग्रीक और रोमन शिल्प कौशल के संपर्क में आए।
उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे गांधार, जिसमें बुद्ध की छवियों को एक शैली में गढ़ा गया था, जो इस क्षेत्र में मौजूद कई सांस्कृतिक तत्वों के संश्लेषण की विशेषता थी, है ना। गांधार कला का प्रभाव मथुरा तक फैल गया। मथुरा ने बुद्ध की कई सुंदर छवियां और इस अवधि की कला के अन्य नमूने भी दिए हैं। कला और वास्तुकला की बात की जाए तो कला और वास्तुकला का काफी यहाँ पर जो है प्रचार प्रसार हुआ, लोगों ने इसको जो है अपनाया है और उसको अपनाने के बाद में दर्शाया भी है। तो इस तरह से उत्तर मौर्य साम्राज्य में हमारा विदेशी राजवंश समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्वदेशी राजवंश की। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।